ठीक है चलो, अब ये देखते हैं OSI मॉडल का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे OSI मॉडल काम करता है। ठीक है, अच्छा OSI का फुल फॉर्म किसी को पता है? OSI मॉडल कभी किसी ने वर्क किया है OSI के ऊपर, मतलब सुना है क्या, कॉलेज में पढ़ा है कभी OSI मॉडल? हाँ, तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ठीक है, ये फुल फॉर्म है OSI का। अब ये जो OSI मॉडल है बहुत पुराना मॉडल है, डरपा ने बनाया था, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने। ठीक है, तो ये जो OSI मॉडल का कंसेप्ट है ये अभी देखने जाओगे तो वैसे बंद हो चुका है। ठीक है, बट फिर भी अपने को सीखना है क्योंकि इसी के ऊपर जो नया मॉडल आया हुआ है जिसको हम लोग TCP/IP मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मॉडल है वो OSI मॉडल के ऊपर बेस है। ठीक है, तो देखो OSI मॉडल को हम लोग 7 लेयर मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अलग अलग 7 लेयर्स होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यही जो OSI मॉडल है, ये OSI मॉडल का और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस मॉडल। ठीक है, अब इसको रेफरेंस मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्यूशन के तौर पे। कभी किधर अटक गए, प्रॉब्लम आ रहा है उन लोगों को, ठीक है, तो उन लोग इसको इस्तेमाल कर लेंगे एज ए रेफरेंस के तौर पे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है OSI मॉडल का एक कंसेप्ट। अच्छा अब देखो, ये जो OSI मॉडल है इसके अंदर 7 अलग अलग लेयर्स है, वो लेयर्स कैसे काम करती है। ठीक है चलो, अब ये मैंने बना तो लिया है, OSI मॉडल के लिए 7 अलग अलग लेयर्स है, तो उस हिसाब से मैंने पूरा डिजाइन कर लिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये जो OSI मॉडल का कंसेप्ट है कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे एकदम हम लोग लास्ट लेयर से चालू करेंगे। तो ये जो लेयर पढ़ाने वाला हूँ पहला, ये 7th लेयर है। ठीक है, तो 7th लेयर में तुम लोग को पहले बताने वाला हूँ। तो 7th करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे फर्स्ट तक। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये 7th लेयर कौन सा होता है। तो देखो 7th लेयर है, उसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। अब ये एप्लीकेशन लेयर का मीनिंग क्या, कैसे ये काम करेगा देखो। अब ये जो एप्लीकेशन लेयर है, व्हाट यू मीन बाय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी को आइडिया व्हाट यू मीन बाय एप्लीकेशन, मीनिंग क्या है एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर अप्लाई, एप्लीकेशन का मीनिंग होता है टू अप्लाई। ठीक है, अपने को इतना ही पता है, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन नहीं बोलते, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हम लोग उसके थ्रू कुछ इनपुट करते हैं, वो अपने को आउटपुट देता है, इस वजह से उसके एप्लीकेशन बोला जाता है। समझे? कंसेप्ट अपने गड़बड़ है, इंग्लिश खराब है अपना। ठीक है चलो, देखो एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली टू अप्लाई। ठीक है, तो अब इसका एप्लीकेशन का काम क्या है वो समझो। अभी जैसे ये मेरे पास ब्राउजर है, बराबर। अब ये ब्राउजर के थ्रू मैं मल्टीपल चीज़ें चला पाता हूँ, गूगल मीट हो गया, मेरा जीमेल हो गया, वन ड्राइव हो गया। ठीक है, मैं बहुत सारे मेरे सर्वर्स वगैरह एक्सेस कर पाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन डालता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, तो हेलो लिखा, मैंने एंटर किया, तो रिलेटेड जो वर्ड हेलो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। ठीक है, वीडियो, गाने वाने जितने भी थे, टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, सब कुछ आ गया। अगर मैं हेलो की जगह हेलो वर्ड लिखूंगा तो रिलेटेड टू हेलो वर्ड जितना कुछ कंटेंट रहेगा, सारा का सारा कंटेंट अपने पास यहाँ पे आके अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है टू प्रोवाइड GUI एक्सेस टू एक्सेस दी डेटा। ठीक है, ये काम होता है किसका, एप्लीकेशन लेयर का। तो GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका काम क्या है कि ये मेरे को ग्राफिकल एक्सेस देगा। किस काम के लिए? डेटा को ग्राफिकली एक्सेस करने के लिए। तो मैंने यहाँ का ग्राफिकल एक्सेस लिया, इधर मैंने कुछ इनपुट किया और उसने मेरे को ये आउटपुट निकाल के दिया। बट ये जो आउटपुट है ये मैं किसके थ्रू हैंडल कर रहा हूँ, ग्राफिकल वे में हैंडल कर रहा हूँ, बराबर। तो यही काम होता है होता है एप्लीकेशन लेयर का, टू प्रोवाइड GUI एक्सेस टू एक्सेस दी डेटा। यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल चलते हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर एक प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे DNS प्रोटोकॉल। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे काम करते हैं। फिर और एक है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वो ये जो प्रोटोकॉल है वो इधर काम करेगा। फिर ये जो अलग अलग लेयर्स है, हर एक लेयर के ऊपर डेटा को लाइक कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग वजन को कैसा, वेट जो होता है अपना, उसको कैसा केजी में नापते हैं, पानी को किस में नापते हैं, और गैस को किस में नापते हो तुम लोग? लीटर में गैस को नापते हो?
केजी में नापा जाता है गैस को? साइंस वाले कौन है इधर? हाँ, गैलन किसका? क्या है यूनिट? गैलन? मेरे को तो आज तक पता था कि ऑयल गैलन में मिलता है, क्रूड ऑयल जो होता है वो गैलन में मिलता है। गैस कब से गैलन में मिलने लगा? ठीक है चलो, पता कर लेना। अब बहुत सारे जन केजी में बोलते हैं, केजी में तब माना जाता है जब वो कंप्रेस्ड होता है। अपने घर पे सिलेंडर आता है ना, कितना किलो का होता है? 14 किलो का होता है। 19 किलो कमर्शियल चला रहे हो, कमर्शियल भी थोड़ा हैवी होता है। ठीक है, 14 किलो का वो सिलेंडर आता है। ठीक है, वो प्रेशराइज फॉर्मेट में होता है। अभी क्या जो घर पे सिलेंडर आता है उसको क्या बोलते हैं, एलपीजी कि सीएनजी? एलपीजी होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस कभी लिक्विड होता है क्या? क्यों नहीं होता है? सांस भी कभी बहू थी, तो गैस लिक्विड नहीं हो सकता? पानी को उबालने के बाद बनता है ना भाप उसका। ठीक है चलो, साइंस को उधर छोड़ देते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा को कैलकुलेट करने का यूनिट है उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। और वो जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ये लेयर के ऊपर डेटा को डेटा ही बोला जाता है। और एल्स हम लोग उसको बोल सकते हैं एपीडीयू, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। मतलब ये जो तुम लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसको क्या बोलोगे तुम लोग? डेटा। क्या बोलेंगे? डेटा बोलोगे। या फिर दूसरा क्या वर्ड है इसके लिए? एपीडीयू, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। पीडीयू का फुल फॉर्म होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, और एपीडीयू का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, तो ये जो भी वर्ड यहाँ पे जो भी हम लोग सर्च करते हैं, अभी जैसे ये फोर्टिनेट का वेबसाइट मैंने खोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा अपने को दिख रहा है, ये सारा जो डेटा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीडीयू बोलेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? ठीक है, इसको लिख लो, ये पहला लिख लो, फिर वो लिख लेना। ठीक है चलो, तो ये एक एप्लीकेशन लेयर हम लोग ने देख लिया। इसके बाद का एक जो लेयर होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो अब ये समझते हैं प्रेजेंटेशन लेयर का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करता है। अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको डेटा दिखा रहा है, वो काम किसका है? एप्लीकेशन लेयर का काम है कि डेटा दिखाना। वो डेटा दिखेगा कैसे, वो बताएगा कौन? तो वो बताएगा अपना ये प्रेजेंटेशन लेयर। मतलब ये जो अपने स्क्रीन के ऊपर डेटा दिख रहा है, ठीक है, ये सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है, दिखाने का काम तो एप्लीकेशन लेयर कर रहा है। लेकिन ये जो डेटा दिखेगा कैसे, कि बाबा ये टेक्स्ट है, वीडियो है, फोटो है, पीडीएफ है, क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन वाला जो फॉर्मेट होता है वो डिसाइड कौन करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर करेगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर वो सब डिसाइड करके फिर फाइनली आपको डेटा कहाँ पे दिखाता है? वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर दिखाता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है टू रिप्रेजेंट दी डेटा। ठीक है, तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर करेगा। ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन लेयर डेटा दिखा तो देगा, लेकिन और भी क्या क्या चीजें होती है वो समझो। अभी देखो यहाँ पे एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं फाइल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो फाइल फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या है? जो डेटा अपने को दिख रहा है वो कौन से फाइल फॉर्मेट के अंदर है? टीएक्सटी है, ठीक है, या फिर वो जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है। ठीक है, फिर एक हो गया पीडीएफ, फिर एक हो गया एक्सेल एसएक्स, ठीक है, फिर एक हो गया पीपीटी, फिर एक हो गया पीपीटीएक्स, फिर एक होता है डॉक का फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जो अलग अलग फाइल फॉर्मेट है, ये सारा डिसीजन मेकिंग का काम किधर होता है? प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, फिर यहाँ पे और भी चीजें होती है, जैसे एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे कंप्रेशन, एंड क्या होता है यहाँ पे? डीकम्प्रेशन। तो व्हाट यू मीन बाय कंप्रेशन? किसी को आइडिया कंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल में लेके आना उसको कंप्रेशन नहीं बोलते।
कंप्रेशन का मीनिंग होता है डेटा को एक्यूमुलेट करना, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो एग्जिस्टिंग डेटा, वो डेटा में से आधा डेटा हटा के फाइल को कट डाउन करना। वो जो हर बार नहीं होता कि लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल में लेके आना। कभी कभी कुछ फाइल ऐसी होती है ना कि वो डीकम्प्रेस करने के बाद भी एज इट इज फाइल साइज होता है उसका। बेसिकली कंप्रेशन का मीनिंग है कि लार्ज फाइल जो होता है अपना उसको एक तरह से एक्यूमुलेट करेगा वो, ठीक है। एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या समझोगे तुम लोग? व्हाट यू मीन बाय एक्यूमुलेट? जमा करेगा? इट्स नॉट लाइक दैट। समझो, अब कोई एक फाइल है, ठीक है, उसका फाइल साइज है 1 GB, ठीक है। तो एक फाइल है, ठीक है, ये मेरा हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क के ऊपर मेरे एक लार्ज फाइल है, उसके ये सब छोटे छोटे मल्टीपल फाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये कुल मिला के, ये 3 फाइल मिला के मेरा 1 GB बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कितना जगह घेरा हार्ड डिस्क के ऊपर? बराबर सिर्फ इतना ही जगह मेरा खाली छूटा हुआ है। अब जब हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करते हैं इसका मीनिंग क्या है? फाइल को एक्यूमुलेट करेंगे, एक जगह पे लेके आएंगे, ठीक है। इसके अलग अलग लॉजिक्स होते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं कि तुम फाइल को कैसे कंप्रेस करोगे, ठीक है। तो अभी ये जो कंप्रेस हम लोग करेंगे, अभी ये वाला जो कंप्रेशन है, ये अलग वाला कंसेप्ट है कि बाबा इसमें कि मैं क्या कर देता हूँ, डेटा के ऊपर डेटा चढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें हुआ क्या, जगह बच गया इतना, ये इतना जगह बच गया। तुम बोलोगे सर ये पिक्चर पे देखने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता कैसे है ये? कभी किया किसी फाइल को कंप्रेस किया है तुम लोगों ने? किया है ना? क्या करना पड़ता है कंप्रेस करने के लिए? अच्छा ठीक है, ये देखो, अब ये जैसे मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, ये कंप्रेस फॉर्मेट में फाइल है। देखो कंप्रेस मतलब विनरार दिख रहा है, आर्काइव फाइल्स मतलब ही समझ आने का कि वो एक कंप्रेस फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। विनरार हो गया, जिप फाइल फॉर्मेट हो गया, रार फाइल फॉर्मेट हो गया, ये सारा कंप्रेस फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसको है ना मैं डीकम्प्रेस करता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल मतलब डीकम्प्रेस करना, ठीक है। इधर ही करना है क्या? यस, इधर ही करना है। तो अब ये कंप्रेस फाइल का साइज देखो कितना है, 903 MB का फाइल साइज है। अब इसको मैंने डीकम्प्रेस किया, क्या है, 4.1.2.28, ठीक है। ठीक है, ये वो फाइल साइज है, वो 903 MB का था, ये कितना है, 901 MB का। फाइल साइज कम हो गया ना? तुम तो बोलते हो लार्ज फाइल को छोटा करता है। तो इसको मैं कंप्रेस करूंगा तब जाके मेरा ये फाइल बनेगा ना, ठीक है। ये ओरिजिनल रॉ डेटा है, ये रॉ डेटा को कंप्रेस करना है, तो तुम लोग को ये ऐसा कुछ कंप्रेस तो दिस करना पड़ेगा, तो वो फाइल को कंप्रेस कर देगा, ठीक है। अब वो क्या लॉजिक लगाता है, क्या एल्गोरिदम लगाता है, अपने को नहीं पता, क्योंकि वो सब सॉफ्टवेयर कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा टाइम जाएगा कंप्रेस करने के लिए। डीकम्प्रेस तो जल्दी हो गया, लेकिन कंप्रेस करने को इसको टाइम जा रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड में चला गया, थोड़ा टाइम लेगा ये। इसके लॉजिक है देखो, कंप्रेशन मेथड, फास्टेस्ट, फास्ट, नॉर्मल, गुड और बेस्ट। फर्क क्या है इनमें? टाइम का ऐसा सच नहीं होता। टाइम मतलब ठीक है, वो एल्गोरिदम तुम कौन सा लगाओगे उस हिसाब से टाइम भी चेंज होता है। अभी जिस लेवल पे तुम इसको कंप्रेस मारोगे ना, फाइल साइज को एकदम कंप्रेस जितना ज़्यादा करोगे उतना फिर वो टाइम लेगा। फास्टेस्ट फास्टेस्ट करोगे तो कम टाइम में फटाफट निकाल के देगा, कंप्रेस मार के देगा, लेकिन फाइल फॉर्मेट जो है तुम्हारा, सॉरी फाइल साइज जो है वो उतना ज़्यादा छोटा नहीं, ठीक है। तो ये जो सारा कंप्रेशन वाला जो वर्क होता है, ये सारा वर्क कहाँ पे होगा? प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है, ठीक है। अच्छा, ये फाइल खोलने के बाद देखो इसमें बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स है, ठीक है। तो ये था अपना कंप्रेस फाइल फॉर्मेट, गया किधर? हाँ ये वाला। इसको खोलोगे, खोलने के लिए परमिशन मांगेगा, ठीक है। अब वैसे ये फाइल है, ये वायरस है इसमें, ठीक है। वायरस जो होता है ना उसको जिप में ही रखने का कभी भी, अगर इसको खोल दिया तो गया तुम्हारा लैपटॉप। ये वायरस का फाइल मैंने जानबूझ के बचा के रखा हुआ है, क्योंकि ये मैं टॉरेंट पे गया था ना, तो टॉरेंट से ये उसने डाउनलोड करने को मेरे को दिया हुआ है। तो मेरे को इसको चेक करना है कि ये वायरस क्या चीज़ है, क्या क्या काम करेगा ये,
तो मेरे हिसाब से ये फुल ऑन वायरस है। ठीक है, आ गया फिर आगे क्या? चोर घर में घुस गया मेहमान का भेस लेके, आगे क्या? चोरी किया क्या उसने? अब तक मेहमान ही है ना, बस वही सीन है इसका। ये अब तक मेरे लैपटॉप में मेहमान है, इसने अब तक डाका नहीं डाला मेरे लैपटॉप के अंदर, समझे? डाका तब डालेगा जब इसको मैं खोलूंगा, मैंने बंद करके रखा है इसको। जिप का मीनिंग होता है कि डेटा को बंद करके रखना, छोटा करना ये उसका पार्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल जब कंप्रेशन होता है ना तो उसको बंद भी कर देता है, डेटा को खुलने नहीं देता वो। उसको खोलना है ना तो उसको डिकम्प्रेस करना पड़ेगा, ये ऐसे नॉर्मल फाइल फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, तब वो खुलेगा और अपने आप काम कर सकता है। अगर तुमने वैसा कुछ रखा रहेगा तो कंप्रेस्ड में रहता है ना तो वो डेटा जिंदा है लेकिन हाथ पैर हिला नहीं पा रहा है, दिमाग उसका जिंदा है, हाथ पैर नहीं हिल रहे। वैसा सीन होता है जब तुम जिप में रखते हो, समझे? तो अभी बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर तुम लोग को जिप फॉर्मेट में डेटा डाउनलोड करने के लिए क्यों देते हैं? क्योंकि उसका फाइल साइज थोड़ा कम होता है और सर्वर पे उतना स्टोरेज बचता है, ये उसका लॉजिक है। ठीक है, अब वायरस जो होता है ना वो जनरली खुले फाइल्स में दिया जाता है, अभी इसने क्यों पता नहीं मेरे को इसको जिप में डाल के दिया है। माइट भी कोई एंटीवायरस इसको डिटेक्ट ना करे इस वजह से इसने जिप में डाल के दिया है, तो मेरे लैपटॉप में विंडोज डिफेंडर है, क्या वो डिटेक्ट नहीं कर सकता? तो जिप को डिटेक्ट करने के लिए उसके लिए अच्छा खासा एंटीवायरस होना चाहिए, जो कि अपना विंडोज डिफेंडर वो काम सब नहीं करता। तो इसके लिए मेरे लैपटॉप में वायरस का फाइल है और उसको एंटीवायरस ने स्कैन नहीं किया है, समझे? ये जो जिप फॉर्मेट होता है पहले ही वो कंप्रेस्ड होता है, और वो ऐसे एल्गोरिदम से कंप्रेस किया जाता है ना जो रीड नहीं कर सकते तुम लोग, क्योंकि वो सबका अपना अपना पेटेंटेड एल्गोरिदम होता है। ठीक है, उसको रीड करना है तो वो कंपनी से तुम्हें एल्गोरिदम मांगना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा कि ऐसा फाइल आएगा तो ऐसा रीड करना। तो ये जो सब काम होता है ये फुकट के सॉफ्टवेयर में नहीं होता, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा एंटीवायरस, तब जाके वो जिप को रीड कर सकता है। क्लियर हो गया? तो वायरस वाले सीन बहुत खतरनाक होते हैं, ये है अपनी। हाँ, क्या बोला मैंने? करना है मेरे को टेस्ट। हाँ, दो तुम्हारे लैपटॉप में टेस्ट करता हूँ मैं। किसी को दान करना है अपना लैपटॉप? भरोसा नहीं है क्या है, रैंसमवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर जेन्युइन फाइल भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को इसने टॉरेंट से डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया था। ये देखो उस दिन मैं टॉरेंट पे गया था, ये देखो ये इधर ऐसा टॉरेंट पे घुसा था मैं, तो ये मेरे को मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर रिडाइवर्ट कर रहा था, और यहाँ पे वो मेरे को डाउनलोड करने का उसने ऑप्शन दिया था। कहाँ गया? हाँ ये देखो, यू आर ह्यूमन, यस। अब ये देखो, ये टॉरेंट से मेरे को उसने रिडाइवर्ट किया है। क्या लिखा है? आगे बढ़ना है तुम लोग को, ठीक है, विंडोज आर दबाओ। ठीक है, मैंने दबा दिया विंडोज आर। फिर क्या बोल रहा है? कंट्रोल वी दबा लो भाई, कंट्रोल वी दबा दिया, देखो अपने आप उसने वो रैंडम लिंक मेरे को क्लिपबोर्ड में डलवा दिया मेरे। अब जिसको डाउनलोड, अभी ये तो मैं टॉरेंट के ऊपर उस दिन लेक्चर में बता रहा था कि मूवी वगैरह कैसे डाउनलोड किया जाएगा, ठीक है? तो उसने मेरे को ये पेज के ऊपर ही डाइवर्ट कर दिया, किधर गया वो पेज? ठीक है, और वो सब यहाँ पे दे रहा था मेरे को। अब किसी को पता नहीं रहेगा, उसने मार दिया इंटर, लग गए उसकी लैपटॉप की लंका। अभी पता नहीं ये लिंक क्या करेगा जो डाल के दिया ना उसने। अब ये देखो, ये पावर शेल खोलने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। पावर शेल जो होता है ना, अभी ये तुम विंडोज को कैसा ग्राफिकल वे में एक्सेस करते हो, ठीक है, पावर शेल के थ्रू तुम लोग पूरे विंडोज को CLI में एक्सेस कर सकते हो कमांड लाइन के अंदर। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा उसने डाल के दिया, अभी पता नहीं ये क्या सिस्टम है, क्या चीज़ है, माइट भी ये कुछ डाउनलोड वाउनलोड करवा देगा, देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये सब सिस्टम है। तो अभी ये लिंक भी मैंने कॉपी मार के रखा हुआ है टेस्टिंग के लिए, ये क्या करवाएगा मेरे से। ठीक है, अब किसी ने मार दिया इंटर, हो गया उसका लैपटॉप का सत्यानाश। ठीक है, अभी ये क्या करेगा पता है किसी को? तो इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा ना। लाओ जरा लैपटॉप तुम्हारा, उस पर कॉपी पेस्ट मार के टेस्ट करके देखता हूँ मैं। देखते हैं निकल सकता है क्या, कि पूरा हार्ड डिस्क ही चेंज करना पड़ेगा। करके देखते हैं ना, अरे करके देख लो, मजा आएगा। ये देखो, ये अलग अलग ऐसे फालतू के वेबसाइट्स के ऊपर है ना, रिडाइवर्ट करता है अपने को। ठीक है, ठीक है, चलो बैक टू कंप्रेशन। ये देखो डाउनलोड एरिया, तो यहाँ से मैंने वो डाउनलोड किया था फाइल।
क्या हो गया, स्पेसिफाइड बकेट, ठीक है, लगता है ये लिंक इनवैलिड हो चुका है, इजंट वर्किंग, बंद हो गया पेज, डाउन कर दिया उसने लिंक। ये भी मेगा का लिंक उसने डाउन कर दिया, नो लॉन्गर अवेलेबल। इधर से एक तो मैंने डाउनलोड किया था वो फाइल मेगा से, और इधर से पहले बार तो दे रहा था तो मैंने उसको कट कर दिया, फिर दूसरी बार बोला चलो देखते हैं, आग में हाथ डाल के देखते देखते जलता है कि नहीं जलता है, तो मैंने डाउनलोड करके रख दिया। किसी को देखे देखते लैपटॉप में, सॉफ्टवेयर है चला लेना। ठीक है, बोलेगा क्या मालूम क्या हो गया, फाइल खोला बंद हो गया। नहीं होते गेम बचते, मेरे पास ऐसे केसेस आए हुए कि जिन्होंने ऐसा फाइल वगैरह डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया, और दूसरे दिन बंद करके जब लैपटॉप चालू किया ना, पूरा लैपटॉप एनक्रिप्ट हो गया था, रैंसमवेयर वाला सीन था वो। मस्त ऐसा पूरा स्क्रीन रेड 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 उसने वो रैंसमवेयर ने करके दिया था। उसका उसको पूरा पूरा लैपटॉप वाइट मारना पड़ा। अच्छा वो उसकी डेटा नहीं था उसका, पर्सनल डेटा, तो वो सब ब्लॉक हो जाता। ऐसे सिनारियो बनते हैं, इधर से भी कुछ भी डाउनलोड करने से पहले 100 बार सोचने का, समझे? ठीक है चलो। तो अभी हम लोग ने क्या कर दिया, फाइल को कंप्रेस कर दिया। अभी जो मैंने फाइल डाला था माइट भी वो भी कंप्रेस्ड हो चुका रहेगा। किधर गया, अच्छा यही नाम से हुआ है लगता है, आई थिंक सो उसने रिप्लेस कर दिया इसको, उतने ही साइज का बन चुका है ये। ठीक है चलो। कोई बात नहीं, ठीक है। तो कंप्रेस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कंप्रेस है, पहली बात तो डेटा में वो जो साइज होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे वीडियोस डाल के रखे हैं, ठीक है, एक एक वीडियो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे से लेके 10 10 घंटे तक के वीडियो पड़े हुए यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो इतना सारा डेटा हम लोग स्टोर कैसे कर पाते हैं, इतना ज़्यादा स्टोरेज है उनके पास। अब बहुत सारे वीडियो तो 360 पिक्सल पे चलते हैं, 720 पे चलते हैं, 1024 पे चलते हैं, बहुत सारे वीडियोस तो 4K वगैरह में भी अवेलेबल है। तो इतने बड़े बड़े हाई क्वालिटी की वीडियोस अगर तुम देखने जाओगे तो एक एक वीडियो कम से कम 5 मिनट का, 4K का वीडियो भी देखोगे ना तो 1.5 से 2 GB का होता है 5 मिनट का। ठीक है, और अगर तुमने 4K के अंदर देखा ना वो सीनिक व्यूज होते थोड़े बहुत, देखा है कभी ये स्नेहांजलि क्रोमा वगैरह में टीवी लगा के रखते हैं, 4K का वो कुछ नेचुरल सिनारियो सीनिक व्यू लगा के रखते हैं, तो ये सब यूट्यूब के ऊपर चला के रखते हैं लोग। ठीक है, तो ये जो सब वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, एक एक वीडियो, ठीक है, 4K का, वो भी 10 15 मिनट जितने मिनट का रहेगा, तो ये जो इतना बड़ा बड़ा वीडियो साइज होता है तो उसका फाइल साइज कितना बड़ा होता जाएगा, तो वो कम से कम अगर तुम्हारा वीडियो 17 18 मिनट या फिर आधे घंटे का भी है तो वो वीडियो का साइज कम से कम 14 से 15 GB तक का जाएगा, एक वीडियो फाइल का साइज। ठीक है, वो यूट्यूब के ऊपर कितने सारे वीडियोस पड़े हुए, कचरे जैसे वीडियो पड़े हुए, तुम्हें जो टॉपिक पे चाहिए ऑलमोस्ट वो टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, फिर क्या सॉन्ग्स चाहिए, फिर व्लॉग्स चाहिए, जितना भी चाहिए सब मिलेगा ज्ञान तुम लोग को यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय पीलो से लेके गुड नाइट तक सब कुछ मिलेगा तुम लोग को उधर, बराबर। फिर फालतू का डेटा भी मिलेगा, फिर क्रिंज लोग भी मिलेंगे, नाचते गाते छपरी आइटम, ठीक है, सब मिलेगा उधर कंटेंट तुम लोगों को। तो इतना सारा डेटा वो लोग स्टोर कहाँ पे करते हैं, कैसे करते रहेंगे, ऑब्वियस है डेटा सेंटर के अंदर करते रहेंगे, लेकिन इतना सारा स्टोरेज कैपेसिटी लाते कहाँ से रहेंगे। और ऐसा है क्या कि ये डेट तक जो वीडियो आया वही वीडियो आया, 1 सेकंड पहले भी किसी ने डाला रहेगा वो भी तुम लोग को दिख जाएगा, बराबर। तो इतना कंटिन्यूस बेसिस पे वीडियो अपलोड हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो इंडिया से ही हो, वर्ल्ड वाइड से पूरा डेटा आ रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो इतना सारा डेटा उन लोग स्टोर कैसे कर पाते। तो अगेन वहाँ पे भी उन लोग ने कंप्रेशन का कंसेप्ट लगा के रखा हुआ है, और वो कंप्रेशन का कंसेप्ट उन लोग को नहीं बताएंगे उन लोग कि हम लोग कैसा कंप्रेस करते हैं डेटा को। तो जब भी तुम लोग यूट्यूब के ऊपर जाते हो बोलते हो ना मेरे को स्वयं से वीडियो देखना है, ठीक है, तो वो वीडियो जो तुम लोग को दिखता है वो वीडियो कंप्रेस फॉर्मेट में यूट्यूब के सर्वर पे ऊपर स्टोर होगा।
और जब तुम वो खोलोगे कि बाबा ये वीडियो देखना है, उसके लिए क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो जो वीडियो है वो तुम्हारे पास डीकम्प्रेस फॉर्मेट में होके हुए आएगा, ठीक है। तभी देखो लेट से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4K वीडियो, देखो ये 5-5 मिनट का वीडियो है, ये कुछ एक 10 मिनट का वीडियो है, ये कितना है 3 घंटे का, मतलब ये आराम से जीबीज में चला जाएगा, 25-30 GB का तो ये वीडियो ही होगा, ठीक है। 8K, मेरा लैपटॉप भी उतना नहीं सपोर्ट करता है 8K, 1024 पिक्सल हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। तो इतना जो सारा कंटेंट मिलेगा तुम लोग को, तो इतना सारा कंटेंट स्टोर कैसे करेंगे, अगेन कंप्रेस फॉर्मेट में ही स्टोर करना पड़ेगा। कंप्रेस में स्टोर नहीं किया तो तुम उनका स्टोरेज जो है आए दिन रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज, सीधा एरर आएगा, समझे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो उन लोगों को सारा डेटा कैसा स्टोर करना पड़ेगा, कंप्रेस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अगर 1 GB का डेटा रहेगा ना, तो वो कम से कम 50 से 100 MB में लेके आते हैं। 1 GB का डेटा कितना MB में, 50 से 100 MB। मेरे पास इतना श्योरिटी नहीं है कि वो कितना में लेते आते रहेंगे, पर इतना श्योर हूँ कि एकदम हाई लेवल पे वो कंप्रेस करते हैं, और डेटा का जो क्वालिटी है वो खराब भी नहीं होता। क्लियर। अब ये जो 4K का वीडियो देख रहे हो, खराब क्वालिटी में दिख रहा है क्या तुम लोग को? खोल के देखो एकदम टकाटक स्मूथ में दिखेगा, नो क्वालिटी लॉस। लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर जो हम लोग फोटो भेजते हैं, मोबाइल में खींचते हैं 5 MB का बनता है, व्हाट्सएप पे डालते हैं तो 100-200 KB का बनता है। इतना के गायब किधर हो गया मेमोरी, बराबर ना, 5 KB से डायरेक्ट 100 KB में, इतना ज़्यादा कंप्रेशन, इतना मतलब 4,900 MB गया किधर, सीधी बात है ना। सिर्फ 100 KB का डेटा है, फिर 4,900 MB गया किधर। तो ये जो सब उन लोग निपटाते हैं ना, तो उन लोग क्या करते हैं, इमेज का बैकएंड का डेटा गायब कर देंगे, ठीक है, इमेज का पिक्सल क्वालिटी घटा देंगे, एकदम थर्ड क्लास बना के वो व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग भेज पाते हैं, समझे। ऐसा देखोगे तो खरीद जाता है, लेकिन जूम मारोगे तो वो सब गया, उसका क्वालिटी खराब, फट जाता है फोटो, समझे। तो वो भी एक टाइप का क्या है, कंप्रेशन है। क्लियर। यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो डालते हैं, अगेन वो भी क्या है, कंप्रेशन ही है, ठीक है। विदाउट कंप्रेशन काम हो ही नहीं सकता। विदाउट कंप्रेशन काम करना है तो उसके लिए एकदम दबा के स्टोरेज होना चाहिए। ये गूगल का जेब फट जाएगा बजट होते होते, कि भाई आए दिन बोलता है हार्ड डिस्क डाल, सर्वर डाल, उसके लिए कर, वो कर, मगजमारी बहुत होता है। डेटा स्टोरेज अगर तुम लोग को क्रिएट करना है ना डेटा सेंटर के अंदर, तो वो डेटा सर्वर ही बहुत महंगा आता है, 12-15 लाख का तो एक सर्वर आता है, डेटा सर्वर। उसके अंदर एक एक तुम हार्ड डिस्क डालोगे, और एक एक हार्ड डिस्क 15-20 हज़ार का आता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो उतना सब सॉल्यूशन बनाते बैठोगे तो मतलब एक एक सर्वर के पीछे तुम्हें करोड़ों करोड़ों रुपए फिर डालते बैठना पड़ेगा। मल्टीपल सर्वर से तो एकदम मस्त करोड़ों का बजट चला जाएगा, समझे। तो इतना सब करने से बेटर है भाई साहब, कंप्रेशन का एल्गोरिदम लिखो, इंजीनियर्स बैठाओ, इंजीनियर्स वो एल्गोरिदम लिख के देंगे, फिर वो इंजीनियर जो एल्गोरिदम है उससे सारा डेटा पास करेंगे, और वो कंप्रेस फॉर्मेट में फिर हार्ड डिस्क के अंदर जाकर डेटा स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कंपैरिजन कंपनियों को मस्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो इतना लार्ज क्वांटिटी में गूगल के पास डेटा है ना, तो स्टोर करना मुश्किल है फिर उसको। रिची रिच देखा कभी कार्टून, उसका तिजोरी हमेशा भरा हुआ ही रहता था, जिधर खोलो उधर से पैसा बाहर निकलता है। तो उसको भी पैसा कंप्रेस फॉर्मेट में रखना चाहिए, समझे। तो वो जो पैसा उसका डीकम्प्रेस फॉर्मेट में इसके लिए ऐसा फैला हुआ है, कंप्रेस करके रखना तो अकाउंट में डाल देने का, कंप्रेस हो जाएगा पैसा। क्लियर। तो ये जो सारा डिसीजन मेकिंग होता है ना, कंप्रेशन डीकम्प्रेशन, तो वो सब कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। दूसरा होता है, और एक काम होता है यहाँ पे, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो अब ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता क्या चीज़ है वो समझो। एनक्रिप्शन ठीक है। तो अब ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी करेगा। अब व्हाट इज मीन बाय एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, किसी को आइडिया? ठीक है, गुड। नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, समझो अब ये क्या मीनिंग होता है इसका। अभी जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ABCD, ठीक है, ये सब लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि अपने को ABCD पता है। अब अगर मैं ए का मीनिंग कुछ ऐसा लिखूंगा, 1 स्मॉल ए एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। बी को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, 2 स्मॉल बी @
ठीक है। सी को मैं ऐसे लिखता हूँ 3 स्मॉल सी हैश, और डी को मैं ऐसे लिखता हूँ 4 स्मॉल डी डॉलर। ठीक है, तो अगर ये मेरा ऐसा देखने जाओगे तो 1 स्मॉल ए एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 स्मॉल बी एट द रेट, 3 स्मॉल सी हैश और 4 स्मॉल डी डॉलर। ठीक है, तो ये तो हम लोग सब रीड कर सकते हैं डेटा। तो ये हो गया अपना सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट बोलो या फिर इसको क्लियर टेक्स्ट बोलो। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मेट। फिर ये डेटा को हम लोग क्या करते हैं, ये की में डालेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, की, KEY की। ठीक है, ये की के अंदर मैं डेटा डालूंगा, तो यहाँ से डेटा इसके पास आएगा और वो डेटा इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर होता है रीडेबल फॉर्मेट को अनरीडेबल फॉर्मेट में लेके आना, इसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। फिर इसका ही अगर मैं रिवर्स कर दूंगा कि ये जो अनरीडेबल फॉर्मेट है वो वापस मैं की में डाल दूंगा, और यहाँ से मैं इसको वापस रीडेबल फॉर्मेट में लेके आऊंगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये काम भी कहाँ पे होगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत ज़्यादा तौर पे सर्वर्स पे ही डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी बैंक्स के सर्वर है, तुम लोग के यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट नंबर, जो भी XYZ तुम लोग का डिटेल होता है, घर का एड्रेस, KYC वगैरह, वो सब सारे बैंक के सर्वर्स के ऊपर होता है। ठीक है, अगर बैंक का सर्वर किसी ने हैक कर लिया और उधर उसको ये डेटा मिल गया किसी फाइल के अंदर, मार लेगा वो लंपास, गायब कर देगा पूरा का पूरा डेटा बराबर। तो वहाँ पे वो जो फाइल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं ताकि वो डेटा कोई रीड ही ना कर सके। समझे। अब डेटा को हम लोग ने एनक्रिप्ट कर दिया और सर्वर के ऊपर अगर मैंने ऐसा फाइल स्टोर कर दिया, ये ऐसा लिखा हुआ, तो किसी ने ये फाइल गायब भी कर लिया, ठीक है, तो उसके पास तो ये सब डेटा आएगा। वन है क्या है, 1 स्मॉल ए एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 स्मॉल बी एट द रेट वगैरह, तो ये डेटा को रीड कर पाएगा। अगर ये डेटा को रीड करना है तो उसके पास ये चाबी होनी चाहिए, तो ये भी चाबी वो गायब कर लेगा, तो ही उसको वो डेटा रीड करने को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। अब तो इतने भारी भारी कमरे ये अपने एनक्रिप्शन के एल्गोरिदम आ चुके हैं ना, तो इसको हम लोग अभी एक चाबी से नहीं खोलते या फिर एक चाबी से बंद नहीं करते। खोलने के लिए अलग की, बंद करने के लिए अलग की, उसको बोलते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक। ठीक है, पब्लिक की और प्राइवेट की ऐसे दो कंसेप्ट होते हैं। तो ये जो तुम लोग वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, कोई भी वेबसाइट के साथ, तो उधर वो दो ही चाबी इस्तेमाल होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तुम्हारा लैपटॉप को अगर डेटा इंक्रिप्ट मारना है तो पब्लिक की से मारेगा, वो डेटा जाएगा सर्वर के पास, सर्वर उसको खोल सकता है, बट उसके पास होना चाहिए प्राइवेट की। विदाउट प्राइवेट की वो डेटा खुलेगा ही नहीं। फिर बीच में हैकर ने ढाप भी लिया ना डेटा, वो खुलने नहीं वाला, उसके पास वो प्राइवेट की होनी चाहिए। समझे। और ये बैंक वाले क्या बोलते हैं कि बाबा तुम्हारा जो पासवर्ड है हर 3-3 महीने में चेंज करते रहो। ठीक है, फिर वो उन लोग बोलते हैं कि पासवर्ड के अंदर तुम्हारा कैप्स होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर होना चाहिए, पासवर्ड तुम्हारा मिनिमम 8 कैरेक्टर लेंथ का होना चाहिए, मैक्स 16 का होना चाहिए बराबर। क्यों बोलते हैं ये सब, क्योंकि उससे तुम्हारा पासवर्ड का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। कभी पासवर्ड डाल के देखा क्या हिंदी में, अभी ट्यूबलाइट ही नहीं चमका हम लोग का कि पासवर्ड हम लोग हिंदी में भी डाल सकते हैं। पहली बात तो लेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये किसी के दिमाग में चमका नहीं ना कि हम लोग आज तक पासवर्ड तो इंग्लिश में डाला करते हैं, हिंदी में कभी नहीं डाला, मराठी में कभी नहीं डाला, बंगाली लैंग्वेज में नहीं डाला, ठीक है, उर्दू में नहीं डाला, संस्कृत में नहीं डाला। संस्कृत में डालोगे तो फिर हो ही गया, पासवर्ड खुलेगा ही नहीं फिर कभी, जब तक तुम सच्चा वाला निकाल के देते, क्योंकि वो मस्त एकदम टफ लैंग्वेज है। समझे। तो ऐसे में तो हम लोग ने कभी पासवर्ड डाले ही नहीं, लेता ही नहीं कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को वो समझता ही नहीं है, कंप्यूटर को सिर्फ इंग्लिश समझता है। कभी कंप्यूटर का लैंग्वेज चेंज करके देखा है तुम लोगों ने, ब्राउजर का लैंग्वेज चेंज होता है, कंप्यूटर का नहीं चेंज होता। हो सकता है लेकिन वो अंदर जाके सेटिंग में करना पड़ेगा। समझे। रशियन में कर सकते हो, जर्मनी में जाओ, मतलब जर्मन लैंग्वेज में कर सकते हो, गिने चुने कुछ एक लैंग्वेज है उसमें होता है, कंप्यूटर का पूरा लैंग्वेज चेंज होता है। समझे। बट पासवर्ड जब तुम डालोगे ना तो पासवर्ड इंग्लिश में डालना पड़ेगा, इंग्लिश कैरेक्टर जो होते हैं ना अपने A to Z, उसमें ही डालना पड़ता है। मराठी में डालोगे तो रिकग्नाइज ही नहीं करेगा, तुम हिंदी में डालोगे रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। समझे, कभी करके देखना, गूगल के ऊपर जाना, अकाउंट बनाने का ट्राई करना, ठीक है, और उधर पासवर्ड जो पूछेगा ना, तो पासवर्ड ऐसा है ना, ये चेंज कर लेने का अपना कीबोर्ड, ठीक है, उधर हिंदी वाला कीबोर्ड ले लेना,
उसमें डाल के देना, देखना गमो बना, वो लिखा ही नहीं। एंटर मारने जाओगे बोलेगा पासवर्ड बराबर डालो, समझे। मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा है कि क्या होता है, तो उसने एरर दिया था मेरे को। ठीक है, तुम लोग भी ट्राई करके देखना, लेट्स सी तुम लोग को क्या देता है। क्योंकि अगर ऐसा पासवर्ड आ गया ना तो फिर वारे ही न्यारे। हर एक कंट्री वाले अपने अपने लैंग्वेज में सेट कर लेंगे भाई, कॉमनैलिटी हट जाएगा उधर से। फिर वो कोई तो एकदम ही रहेगा अलग, सेक्युलर रहेगा, हिंदी में डालेगा, बीच में गुजराती डाल देगा, बीच में संस्कृत मिश्रण देगा, हिंदी पूरा मिक्सचर बना, दाबेली बना के खाएगा वो उधर, समझे। तो वैसा भी हो सकता है। तो ऐसे पासवर्ड वो निकाल के देते नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा उससे। लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए वो अल्गोरिदम भी उनको लिखना पड़ेगा कि भाई ये लिखा क्या है इसने, समझे। क्योंकि कंप्यूटर को तुम कुछ भी लिखते हो तो नहीं समझता, उसको इंग्लिश समझता है। क्योंकि हम भी जो भी टाइप करेंगे ना वो बैकएंड में चेंज करता है। अभी ये डीएनएस वगैरह कंसेप्ट बताया था ना तुम लोग को, डोमेन नेम टू आईपी क्यों करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो समझता ही नहीं उसको बैकएंड में वो सारी चीजें पता करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। क्लियर। अभी अगर मैं इधर कुछ ऐसा ये भी सब कर रहा हूँ ना, ये सब स्क्रीन के ऊपर, तो ये कंप्यूटर को नहीं समझता, उसको उसको चेंज करना पड़ता है 1010 के अंदर, समझे। तब उसको वो समझ में आता है। कभी पढ़ना कंप्यूटर काम कैसे करता है, तब तुम लोग को आइडिया आ जाएगा। क्यों कंप्यूटर इंजीनियर, पता है क्या कंप्यूटर कैसे काम करता है। अपने को तो बस हार्ड डिस्क चेंज करने आता है, रैम को रबर लगा के घिसने आता है। एक्चुअल कंप्यूटर समझना है ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कंप्यूटर एक्चुअल में काम कैसे करता है, बीट सिग्नल्स कैसे होते हैं, प्रोसेसर कैसे काम करता है। अगर वो चीजें तुम लोगों ने पढ़ ली तो तुम कहलाने के लायक हो कि हाँ पापा मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। जाके पूछ लेना मार्केट में, किसी को भी पूछ लेना, किसी को नहीं पता था कंप्यूटर कैसे काम करता है। उसको सिर्फ इतना पता है, हार्ड डिस्क होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, मदरबोर्ड होता है। ऐसा एरर है मतलब रैम में प्रॉब्लम है, तुम्हारा विंडोज लोड नहीं हो रहा है मतलब हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ज्यादा पावर सप्लाई आ गया मतलब तुम्हारा प्रोसेसर जल गया, चेंज कर दो, मदरबोर्ड चेंज कर दो, है ना। केबल खराब है, बस इसके आगे किसी को पता नहीं है। अंदर क्या जो मटेरियल है, वो कौन कैसा मटेरियल क्या काम करता है, वो अगर पता चल गया तो तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो। भले तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, डिग्री सिर्फ नाम के लिए होता है, समझे। बाकी जो ज्ञान होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो ये भी चीज़ कहाँ पे होगा, अपना प्रेजेंटेशन लेयर पे होगा, ठीक है। और जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, यहाँ पे जो डेटा होता है, वो डेटा को हम लोग क्या होता है, पीडीओ होता है। पीडीओ को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक तो अगेन डेटा ही बोला जाता है, और एल्स हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीपीडीयू बोलते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे होती है प्रेजेंटेशन लेयर पे, लिख लो ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर के बाद मेन जो लेयर है अपने पास वो है सेशन लेयर, ठीक है। अब ये जो सेशन लेयर होता है उसका काम कैसे होता है वो समझो। सेशन, ठीक है। तो देखो अब ये सेशन लेयर जो है वो है अपना 5th लेयर। तो सेशन लेयर का काम होता है क्रिएट मेंटेन जनरेट एस्टेब्लिश द सेशन, टू क्रिएट, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं टू जनरेट एस्टेब्लिश मेंटेन टर्मिनेट दी सेशन, ठीक है। तो अभी इसका मीनिंग समझो। अब ये जो सेशन लेयर है ना, ये इसके बाद का और एक लेयर होता है जिसको हम 4th लेयर जो होता है अपना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो थोड़ा साथ में काम करती है, ठीक है। तो इसको दोनों को एक साथ बता देता हूँ। तो सेशन और यहाँ पे है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो अपना 4th लेयर है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है टू प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। देखो तो अब ये टू प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे देखो जो चलता है वो होता है टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। जो हम लोग ने सीखा ना टीसीपी सिनसिनाकैक वाला, फिर यूडीपी का डायरेक्ट मांगा उसने दिया। तो ये जो सब काम होता है ये किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, ठीक है। तो तुम लोगों ने सिनसिनाकैक बना लिया, अब क्या भरोसा तुम्हारा इंटरनेट के साथ कनेक्शन है तब तक बन गया, लेकिन कनेक्शन टूट गया इंटरनेट के साथ तो क्या करोगे, चलेगा वेबसाइट,
अभी जैसे ये ऑनलाइन बैठे, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ से जाके वाईफाई को ही बंद कर दिया, मेरे वाईफाई का जो ये सेशन चल रहा है इसको ही डिस्कनेक्ट कर दिया, रहेगा इनका सेशन? तो ये जो मेरा गूगल मीट के साथ बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेशन बोलेंगे। तो भले ही ये टीसीपी यूडीपी के मदद से बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो सेशन बना है ये टीसीपी के मदद से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेशन बना हुआ है उसको जनरेट करना, ये काम किसका है, सेशन लेयर का, ठीक है। उसको एस्टेब्लिश करना, मतलब मेरे साइड से मैंने चालू किया, उधर जाके हम लोग ने उसके साथ कनेक्टिविटी बनाया, तो ये जो दोनों के बीच के अंदर जो कनेक्टिविटी बना उसको बोलते हैं एस्टेब्लिश करना। मेंटेन करना मतलब क्या, कि अगर ये कनेक्टिविटी अगर इनकेस टूट गया तो वापस उसको जब इंटरनेट कनेक्शन आएगा उसको रीएस्टेब्लिश करना, और टर्मिनेट करना मतलब डायरेक्ट ऐसा बंद कर देना, क्लिक करके खत्म, सीधा बंद। क्लियर? तो ये जो सब काम होता है ये कौन करेगा, अपना सेशन लेयर करेगा। अब कभी देखा है तुम लोगों ने, हम लोग बैंक का वेबसाइट खोलते हैं, तो वेबसाइट खोलेंगे तब वो वेबसाइट खुलेगा, राइट है, फिर हम लोग उधर लॉगिन वगैरह करते हैं और फिर पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं। तो वो जो पेमेंट का विंडो है कुछ एक 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए खुलता है, फिर उसके बाद अगर तुम लोग ने वो 5-10 मिनट के टाइम के दौरान अगर पेमेंट नहीं किया तो वो क्या बोलता है, सेशन टाइम आउट। तो उसने वो तुम्हारे लिए एक सेशन रिजर्व करके रखा कि जिसके अंदर तुम वो विंडो के अंदर ही पेमेंट कर पाओ। अगर उससे तुमने क्रॉस कर लिया टाइम कि बाबा तुम्हारा चल रहा था इधर, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 के ऊपर तुम लोग ने पासवर्ड डालने गए, पासवर्ड डल भी गया, सिर्फ एंटर मारा और फटाक से वो टाइम आउट हो गया, खत्म, तुम्हारा सेशन बंद हो गया। वापस वो खोलो पेमेंट का गेटवे और वापस में रीस्टैब्लिश करने का कोशिश करो, समझे? तो वो कुछ ऐसा काम बनता है सेशन का। क्लियर हो गया? ओटीपी भी हाँ ओटीपी हाँ, अभी ओटीपी बोलते हैं, देखो 5 मिनट के लिए वैलिड है, 10 मिनट के लिए वैलिड है, तो वो भी वैसा ही है कि ये जो ओटीपी मैंने जनरेट करके दिया हुआ ये इतने टाइम तक वैलिड है, उसके बाद वो आउट हो जाएगा, समझे? तो ये सब काम किसका है, सेशन लेयर का। तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल चलता है, जैसे होता है प्रोटोकॉल L2TP, लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल, और उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दो प्रोटोकॉल इधर चलेंगे, और यहाँ पे जो डेटा होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो अगेन डेटा बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SPDU, सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। यहाँ पे इसका काम होता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी करके देना विद द यूज ऑफ TCP UDP प्रोटोकॉल, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा तो वो मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है PDU, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको बोला जाता है सेगमेंट। अभी यहाँ पे डेटा जो है उसके ऊपर एनकैप्सुलेशन लगना चालू हो जाएगा, टैग लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और वायरलेस में कैसा होता है कनेक्शन? यही सबसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास है थर्ड लेयर, ठीक है। अब ये जो थर्ड लेयर है इसका काम क्या है, तो थर्ड लेयर का नाम है नेटवर्क लेयर, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क लेयर है इसका काम क्या होता है वो समझो। अब तुम लोग ने डिवाइस का नाम सुना रहेगा, राउटर, बराबर। तो राउटर जो होता है वो सारा आईपी के ऊपर काम करता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। वो स्विच के थ्रू जब डेटा जा रहा था, स्विच होता है मैक एड्रेस पे काम करेगा, राउटर आईपी एड्रेस पे, और पीसी आईपी और मैक दोनों के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो वैसे देखने जाओगे ना तो राउटर मैक एड्रेस भी समझता है, वो इस्तेमाल भी करता है, लेकिन बहुत एक लिमिटेड हद तक, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है टू प्रोवाइड पाथ टू दी डेटा, मतलब डेटा को रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा, नेटवर्क लेयर। रास्ता दिखाना मतलब क्या, अब हम लोग ने आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझा, बराबर। आईपी के थ्रू ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना कौन सा यूजर कहाँ पे है, बराबर। तो ये जो आईपी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ पे चलेगा, अपना नेटवर्क लेयर पे चलेगा। तो ये आईपी के अंदर आईपी वर्जन 4, ठीक है, नेटवर्क पे चलेगा। फिर आईपी के अंदर वर्जन 6, ये भी अगेन नेटवर्क लेयर पे चलेगा, ठीक है। आईपी के ही ये दो पार्ट है, 4 और 6, ठीक है। फिर इसके बाद एक प्रोटोकॉल चलता है जिसको हम बोलते हैं OSPF, वो भी इधर चलेगा। फिर एक होता है EIGRP, ये भी प्रोटोकॉल इधर चलता है, डेटा को रास्ता दिखाने के काम करने में ये प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। तो ये राउटर के ऊपर चलते प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वहाँ पे ये काम में आएगा अपने को कि डेटा को तुम राउटिंग के थ्रू रास्ता बताओगे। फिर देन आफ्टर यहाँ पे डिवाइस के तौर पे एक राउटर चलेगा, और दूसरा एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं L3 स्विच, तो वो डिवाइस यहाँ पे काम करेगा। क्लियर हो गया?
तो डेटा को रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा? नेटवर्क लेयर। यहाँ पे ये कुछ प्रोटोकॉल चलते हैं और यहाँ पे डिवाइसेस के तौर पे राउटर और L3 स्विच। स्विच जो होता है ना वो इधर चलता है, इसका आगे का लेयर है डेटा लिंक लेयर, इधर चलता है एक्चुअल में स्विच, ठीक है। बट ये कौन सा स्विच है? L3। L3 मतलब लेयर 3, बोले तो ये वाला लेयर। तो ये जो लेयर 3 स्विच है ये तुम्हारा राउटर और स्विच का कॉम्बिनेशन डिवाइस है, ठीक है। इस वजह से वो यहाँ पे लेके रखा है मैंने डिवाइस। तो ये जो सारे स्विचेस है ना, ये सारे स्विचेस लेयर 3 स्विचेस है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे जो पीडीओ होगा, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है, वो जो पीडीओ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? पैकेट, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे थे। अब ये जो स्विच है ना L3 स्विच, ये बाय डिफॉल्ट लेयर 2 स्विच है। मैक एड्रेस पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट काम करते हैं। तो उसको मेरे को लेयर 2 से लेयर 3 में चेंज करना होगा ना, तो कमांड डालना पड़ेगा मेरे को। तो कमांड डाल के मैं उसको चेंज कर दूंगा लेयर 3 में, फिर वो आईपी के ऊपर भी काम करना चालू कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद और एक लेयर आता है जो कि अपना सेकेंड लेयर है, ठीक है। यस, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। अब ये जो डेटा लिंक लेयर है ये दो चीजों से मिलके बनता है, दो अलग अलग सब लेयर से मिलके बनता है, ठीक है। तो एक सब लेयर है इसका मैक एड्रेस और एक सब लेयर होता है इसका LLC, और एक क्या है इधर? LLC। LLC मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। लिख देता हूँ इधर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। अब जो हम लोग ने देखा था ना, सोर्स एड्रेस होता है, सोर्स मैक होता है, सोर्स पोर्ट होता है, बराबर। तो ये जो सोर्स एड्रेस होता है ये कहाँ पे लगता है? सोर्स या फिर डेस्टिनेशन एड्रेस नेटवर्क लेयर पे लगेगा, ठीक है। तो सोर्स एड्रेस या फिर डेस्टिनेशन एड्रेस नेटवर्क लेयर पे लगता है। फिर सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक कहाँ पे लगेगा? डेटा लिंक लेयर के ऊपर लगेगा, ठीक है। और ये जो पोर्ट नंबर का कंसेप्ट होता है वो कहाँ पे लगता है? तो ये पोर्ट नंबर का कंसेप्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे लगता है। क्लियर? सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट का जो कंसेप्ट होता है वो लगेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, बोले तो इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस लग गया, यहाँ पे लग गया अपना आईपी, यहाँ पे टीसीपी यूडीपी चलता है और टीसीपी यूडीपी के अंडर ही हम लोग ने देखा था कि पोर्ट नंबर होता है। आईसीएमपी में टाइप कोड होता है, बराबर, तो वो सब नहीं होगा। फिर तो अब डेटा लिंक लेयर के अंदर मैक एड्रेस तो लग जाएगा डेटा के ऊपर। अब ये एलएलसी का काम क्या होता है वो समझो, लॉजिकल लिंक कंट्रोल का। अब कोई कभी किसी ने मूवी फाइल वगैरह डाउनलोड मारा है क्या? मूवी, इमेज, कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी चीज डाउनलोड किया है ना। तो अब ये जब डेटा हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो डेटा अगर मेरा 1 GB का रहेगा तो 1 GB का धप करके डाउनलोड होता है क्या एक साथ? तो उधर का 1 GB का फाइल धप करके अपने लैपटॉप में आ गया 1 GB। तो आस्ते आस्ते परसेंटेज वाइज आता है, बराबर। तो ये जो परसेंटेज वाइज फाइल आता है तो उसमें होता क्या है कि एक एक करके वो फाइल तुम लोग का डाउनलोड होता है, ठीक है। क्या ऊपर गया? क्या ढूंढ रहा था मैं, पता है? ठीक है। तो लेट से ये है सेंडर और यहाँ पे वो तुम रिसीवर, ठीक है। तो इसमें होगा कि अगर ये 1 GB का फाइल है, ठीक है, ये 1 GB फाइल को है ना वो तोड़ देता है अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। तो इट्स लाइक ये अभी लेट से मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो वो क्या बनता है? सेगमेंट बनता है। तो सेगमेंट में वो थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में बंटना चालू हो जाता है। फिर नेटवर्क पे आएगा तो वो क्या बनेगा? पैकेट बनेगा। तो यहाँ छोटे हिस्से में बढ़ गया। फिर अगर तुम इसमें डेटा लिंक लेयर में आ गए तो यहाँ पे जो पीडीयू फॉर्मेट होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, तो वो होता है फ्रेम। तो ये डेटा और छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है और डेटा के ऊपर नंबरिंग लग जाता है, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा अपना 4, ठीक है। तो ये 4 नंबर आ गए। तो जब भी तुम डेटा डाउनलोड करते हो ना तो हर एक डेटा ये इंडिविजुअल फाइल डाउनलोड, मतलब ये इंडिविजुअल सेपरेटेड डाउनलोड होता है। तो अगर ये आया तो ये ऐसा रास्ता पकड़ के आएगा ओवर द इंटरनेट। फिर ये तुम्हारा दूसरा सीक्वेंस नंबर है, ये उसने कुछ दूसरा रास्ता पकड़ लिया, यहाँ से ऐसे डाउनलोड होके यहाँ पे आ गया।
तो ये तीसरा तुम्हारा जो फाइल है, ठीक है, वो यहाँ से आगे कुछ ऐसे आके डाउनलोड होके लग गया इधर। और ये जो तुम्हारा चौथा है, तो ये तुम्हारा कुछ ये ऐसे कुछ डाउनलोड होके आ जाएगा अंदर, ठीक है, और ये लग जाएगा। फिर फाइल तुम्हारा फाइनल इधर कंपाइल होता है, एक साथ जुड़ जाता है, और वो तुम्हारा मूवी का फाइल रेडी हो जाता है। समझे? अब व्हाट इज, जब भी तुम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, अभी जैसे ये तुम्हारा था 3rd नंबर का फाइल, ठीक है, सीक्वेंस नंबर था इसका तीसरा। अब वो इसने ये वाला रास्ता चूज किया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लोड है, तो इसने फाइल को ड्रॉप कर दिया। पीछे से आ गया 4थे नंबर का फाइल, फाइल आ गया बराबर लाइन में आके लग गया। अब जब ये फाइल को कंपाइल करने जाएगा तो 1 2 3 गायब है, डायरेक्ट चौथा है। अभी ये बीच का फाइल गायब है, तो इसका मीनिंग क्या है, किधर गया ये बीच का फाइल। तो अगर ये ऐसा बीच का फाइल गायब है, इसका मीनिंग डेटा तुम्हारा करप्टेड है, वो कंपाइल अच्छे से नहीं हो पाएगा। कंपाइल हो भी गया तो भी वो डेटा रीड नहीं कर पाएगा। आता है ना डाउनलोड होने के बाद या डेटा इज करप्टेड। तो करप्ट का मीनिंग क्या, उसने जो मेन जो बीच का सीन होता है वही गायब कर दिया, तुम्हारा करप्ट बनेगा फाइल। या फिर तुम्हारा इधर तक मूवी चल जाएगा, इधर तक जितना डेटा है उसके बाद का सब गायब हो जाएगा, उसके बाद सब खर 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 होएगा, या फिर उधर का आगे का दिखेगा ही नहीं पूरा। तो ऐसा बनता है फिर वो फाइल। समझे? तो ये सिस्टम होता है। अब ये तुमने एरर तो पता कर लिया कि बाबा ये 3rd नंबर का फाइल अपना मिसिंग है। तो ये जो एरर ढूंढने का काम होता है ना, ये एरर ढूंढने का काम कौन करता है, एलएलसी करेगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम क्या होता है, डिटेक्ट एरर डिटेक्शन का काम होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल का। एलएलसी का काम है एरर डिटेक्शन, ठीक है। अब डिटेक्ट तो कर लिया तुम लोगों ने, अब इसको करेक्ट भी करना पड़ेगा। तो करेक्ट कौन करा के देगा, गारंटी कौन देता है तुम्हारा डेटा लॉस्ट होगा तुम्हें रिटर्न लेके आएगा, कौन देता है गारंटी, टीसीपी देगा। बताया था ना मैंने कि टीसीपी गारंटी देता है, डेटा तुम्हारा लॉस्ट हो गया तो वो रिटर्न लाके भी देगा। तो ये सिग्नल भेज देगा ट्रांसपोर्ट लेयर के टीसीपी को कि बाबा मेरा ये फाइल है ना मिसिंग है, मेरे को वापस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है स्पेसिफिकली वो क्या करता है, एरर करेक्शन का काम करेगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पे रैंडम पोर्ट नंबर भी लगता है। ठीक है, ये रैंडम पोर्ट असाइनमेंट काम करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे आईपी लगाएगा, यहाँ पे ये मैक एड्रेस लगा देगा, और ये इसका काम क्या है, एरर डिटेक्ट करने का। क्लियर? फिर इसके बाद यहाँ पे डिवाइस के तौर पे कौन सा डिवाइस चलता है, तो यहाँ पे चलता है L2 स्विच, या फिर सिर्फ स्विच बोलो तो भी चलेगा। सिर्फ स्विच मतलब ही L2 स्विच होता है। और दूसरा होता है यहाँ पे एक्सेस पॉइंट, जो अपने को वायरलेस कनेक्शन निकाल के देगा। ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, ये वायरलेस कनेक्शन देता है। तो ये एक्सेस पॉइंट भी इधर चलेगा। क्लियर? फिर यहाँ पे जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, मतलब ये लेयर के ऊपर जो डेटा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसको पीडीयू जो होता है उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम बोलते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया ये? तो यहाँ पे पैकेट था, थोड़ा और छोटा हो गया, फ्रेम बन गया। अब यहाँ पे ये फिजिकल लेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिजिकल लेयर होता है अपना, तो यहाँ पे मेन गेम होगा इसका। डिवाइस से जब डेटा बाहर निकलता है तो कौन से लेयर से बाहर निकलता है, फिजिकल लेयर से बाहर निकलता है। अब वो डेटा तुम्हारा वायर के थ्रू भी जा सकता है, वायरलेस भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना बैंडविड्थ। ठीक है, फिर अपना डेटा का स्पीड होता है, फिर पावर सप्लाई हो जाएगा, वो सब इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर केबल हो गया, वो भी इधर आएगा। एंटेना जो होते हैं, ठीक है, तो एंटेनास भी इधर आ जाएंगे। तो बैंडविड्थ हो गया, पावर केबल हो गया, पावर केबल अलग, पावर अलग, केबल अलग, एंटेना अलग। ठीक है, फिर और क्या बनता है इधर, पीओई का कंसेप्ट होता है, पावर और इथरनेट। ठीक है, वो बता दूंगा बाद में पीओई क्या होता है। पावर और इथरनेट का कंसेप्ट वो भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें होती है वो यहाँ पे रिलाई करती है। डिवाइसेस के तौर पे इधर एक चलता है डिवाइस हब, जो कि बंद हो चुका है, और एक होता है डिवाइस रिपीटर, जो सिग्नल को रिपीट करने में हेल्प करेगा। अभी जैसे ये तुम्हारे पास वायरलेस सिग्नल आ रहे हैं, देखो कितना कम आ रहा है इसका रेंज। अब सेम रेंज को तुम्हें ये फ्लोर पे फैलाना है वायरलेसली, तो भी रिपीटर लगेगा, तो वहाँ पे वायरलेस रिपीटर लगाते हैं। और वायर के थ्रू करना रहेगा तो वायर्ड रिपीटर आता है।
ठीक है। तो ये दो डिवाइसेस जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। क्लियर। प्रोटोकॉल के तौर पे यहाँ पे तुम कंसिडर कर सकते हो इथरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। क्लियर। ठीक है, और कुछ बचा है क्या इधर बताने जैसा? हाँ, यहाँ पे जो पीडीओ होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, तो ये जो पीडीओ होगा यहाँ पे इसको बोलते हैं बिट्स। ठीक है, मतलब डेटा तुम्हारा 1010 फॉर्मेट में आगे बढ़ेगा। क्लियर, लिख लो ये। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं ये इसका अगला पार्ट। ठीक है, देखो अब ये जो डेटा अपने पास आ रहा है, तो ये तो मैंने वैसा पूरा बता दिया। अब सेम इसका ये दूसरे साइड पे भी एक डिवाइस रहेगा, तो एक रिसीवर है, एक सेंडर वगैरह रहेगा। ठीक है, तो लेट से अगर ये सेंडर है, तो जो अपना डेटा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा है। ठीक है, तो डेटा तुम्हारा यहाँ पे डेटा 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 ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट पे जाएगा तब भी डेटा रहेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट से नीचे तुम जाओगे तो वो सेगमेंट में चेंज कर देगा डेटा को। ठीक है, और डेटा के ऊपर वो आईपी का ये पोर्ट नंबर का क्या लगा देगा, एडिशनल हेडर लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर लग जाएगा तुम्हारा पोर्ट नंबर का हेडर। ठीक है, तो इसमें वो क्या मेंशन रहेगा, पोर्ट नंबर मेंशन रहेगा। फिर ये डेटा जाएगा किधर, अगला जो लेयर है, कौन सा लेयर है, नेटवर्क लेयर। तो इधर सेगमेंट के फॉर्मेट में आएगा, नेटवर्क लेयर उसको प्रोसेस करेगा और आगे जब भेजेगा तो वो पैकेट के फॉर्मेट में भेजेगा, और यहाँ पे क्या लगा देगा, उसके ऊपर आईपी का हेडर लगा देगा। तो इसके ऊपर लग जाएगा आईपी का हेडर। ठीक है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा इसके ऊपर आईपी का हेडर। ठीक है, फिर ये डेटा और नीचे उतरेगा, जाएगा किधर, डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर रिसीव करेगा, तो पैकेट के फॉर्मेट में रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा और फ्रेम के फॉर्मेट में बाहर निकालेगा उसके ऊपर मैक एड्रेस लगा के। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा देगा वो मैक एड्रेस का हेडर। ठीक है, ये इसके ऊपर लग जाएगा मैक एड्रेस का हेडर। ठीक है, अब ये डेटा चला जाएगा और नीचे फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर क्या करता है, दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी होगा, इधर वो वायर्ड के थ्रू हो सकता है या फिर वायरलेस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, अब ये दो डिवाइस मैंने कनेक्ट करके रखे वाया वायर। तो अब ये जो डेटा है इसको वो और चेंज कर देगा, और जब वायर से डेटा निकल के बाहर आता है तो उसको चेंज करके किस में लेके आता है, बिट्स में। बिट्स मतलब 1010 इलेक्ट्रिक पल्सेस में। ठीक है, तो डेटा चला जाएगा इधर फिजिकल लेयर पे, सामने वाले के केबल के पोर्ट के थ्रू अंदर आ जाएगा। फिर वो डेटा लिंक पे जाएगा, तो डेटा लिंक पे जाएगा तो यहाँ पे जो मैक एड्रेस का हेडर है वो समझेगा और वो हेडर को वो हटा देगा। ठीक है, हेडर को उसने हटा दिया। अब ये डेटा चला जाएगा किधर, उसके नेटवर्क लेयर पे। तो यहाँ पे आने के बाद फ्रेम था, फ्रेम से वो चेंज कर देगा नेटवर्क लेयर पे पैकेट में, और यहाँ पे उसका वो आईपी का हेडर हटा देगा। फिर अब ये डेटा चला जाएगा किधर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इधर पोर्ट नंबर का हेडर नहीं हटता, पोर्ट नंबर का हेडर किधर हटेगा, सेशन लेयर पे, क्योंकि सेशन वगैरह टर्मिनेट और एस्टेब्लिश इधर होता है। तो पोर्ट नंबर का हेडर कौन हटाएगा, सेशन लेयर हटा देगा। ठीक है, और बाकी जो ऊपर है पूरा ये डेटा 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 करके तुम लोग को फाइनली स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। क्लियर, तो ऐसा इसका पूरा वर्किंग है। तो ये पोर्ट कैंसलेशन जो होता है, ठीक है, पोर्ट कैंसलेशन वो कहाँ पे होगा, सेशन लेयर पे होगा। ये डाल देना आपने इसमें, पोर्ट कैंसलेशन सेशन लेयर पे। ठीक है, अब इसका फाइनल एक पार्ट बचा हुआ है टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, देखते हैं अब ये टीसीपी आईपी मॉडल क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे है अभी अपने पास टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी ये लेटेस्ट मॉडल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मॉडल जो है यहाँ पे ये जो तीन अलग अलग लेयर है उससे मिलके बना हुआ है। यहाँ पे जो तीन लेयर काम करते हैं यहाँ पे वो एक ही लेयर काम करता है। इधर ट्रांसपोर्ट लेयर है, इधर भी वही सब है, नेटवर्क तो नेटवर्क, और इधर डेटा लिंक है। ठीक है, तो इसको इन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इधर भी उसको ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोलते हैं। नेटवर्क लेयर को यहाँ पे इंटरनेट लेयर बोलते हैं, या फिर अगेन नेटवर्क लेयर ही बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर से मिलके एक कंबाइन लेयर करके रखा है तो इसको बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, या फिर कौन सा लेयर बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस लेयर बोलते हैं। एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, तो इधर ये एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेयर जो काम करते हैं वो यहाँ पे अकेला एक लेयर काम करता है, तीनों का काम ये अकेला करेगा। इधर ट्रांसपोर्ट लेयर, इधर भी ट्रांसपोर्ट लेयर, इधर नेटवर्क लेयर, इधर इंटरनेट या फिर नेटवर्क लेयर काम करेगा। और यहाँ पे डेटा लिंक और फिजिकल लेयर मिलके जो काम करता है यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर या फिर नेटवर्क इंटरफेस लेयर वो काम करता है। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ओएसआई मॉडल के 3 लेयर टीसीपी आईपी में क्या कहलाते हैं, या फिर टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो ओएसआई मॉडल में कितने लेयर में बढ़ जाता है। सेम वैसा ही नेटवर्क एक्सेस लेयर के ओएसआई मॉडल कोई पूछता है, कोई टीसीपी आईपी पूछता है, तो टीसीपी आईपी में तुम 4 ही लेयर बताओगे, बराबर। तो एप्लीकेशन बताओगे तो एप्लीकेशन के अंदर ये तीनों का काम बताने का कि एप्लीकेशन लेयर जो वो ग्राफिकल एक्सेस भी देगा, डेटा को प्रेजेंट करने का काम भी करेगा और सेशन बनाने का काम भी करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी यूडीपी के थ्रू काम करेगा, एंड टू एंड कनेक्टिविटी देगा। इंटरनेट लेयर जो है वो डेटा को रास्ता दिखाने का काम करेगा, ठीक है, वही सब बताने का। फिर यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या काम करता है, सीक्वेंसिंग करेगा, ठीक है, मैक एड्रेस लगाएगा, फिर 1010 में चेंज मारेगा, वो सब ये काम होगा इसका। क्लियर, लिख लो ये। तो यहाँ पे अपना ये टीसीपी आईपी दी एंड होता है, ठीक है।